हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला। आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज का लेक्चर में स्टार्ट करूँ इससे पहले आप सबको मैं बता दूं कि पहले 3 लेक्चर्स देखना ना भूलें। अगर आप पहली बार ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको आगे के लेक्चर्स के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और साथ ही साथ आप जो पहले 3 लेक्चर्स आपने मिस किए हैं वो ज़रूर देख लीजिए लेक्चर अटेंड करने के पहले। इवन इफ़ यू हैव gone through the first 3 lectures, it is advised that you should have the a quick revision of those 3 lectures so that आज का कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेक्टर के बारे में, और इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपके जेई एग्जाम्स में भी, आपके सीईटी के एग्जाम्स में और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है, अभी आप डायग्राम नहीं देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये टॉपिक समझा देता हूँ, ये है क्या, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स। अब ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, वेक्टर्स के कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है। तो हम ये तो जान गए कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं जब भी वेक्टर के बारे में एग्जाम्पल्स लूँगा तो मैं फोर्स या डिस्प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादातर बात करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट है हमको समझ पाना। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं। फोर्स से क्या होता है, फोर्स क्या करता है, तो फोर्स वर्क करता है बॉडी के ऊपर। जब एक्ट होता है तो वो बॉडी को डिस्प्लेस कर सकता है, मीन्स फोर्स का कुछ इफेक्ट होता है, कुछ इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम एक केस देखें जहां पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या इंपैक्ट कर सकता है। तो मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, इसके ऊपर मैंने ऐसे फोर्स लगाया ईस्ट वर्ड, ठीक है। तो आप देखो एकदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये फोर्स लग रहा है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी। और किस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होगी, तो ऑफकोर्स ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगी। मीन्स इस फोर्स का एक इम्पैक्ट है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है। आपको क्या लगता है, इस फोर्स का इम्पैक्ट किसी और डायरेक्शन में हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस फोर्स का इम्पैक्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इस फोर्स का जो इम्पैक्ट किसी भी डायरेक्शन में होगा उसी को हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। और यहाँ तो हमने फोर्स लिया है, फोर्स के अलावा अगर हम लोग कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, आई मीन वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो उसके इम्पैक्ट को हम उसका कंपोनेंट बोलेंगे। तो इन जनरल किसी वेक्टर क्वांटिटी का किसी भी डायरेक्शन में जो इम्पैक्ट होता है, उसका इफेक्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। और उस कंपोनेंट्स को फाइंड करना, उस कंपोनेंट्स को पता करना या किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देना इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं ये प्रोसेस बताऊं, एक बार फिर से जरा देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट एक्चुअली किसी डायरेक्शन में कैसे होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। आप सब लोग कैरम बोर्ड जरूर खेलते होंगे, आप सबने कैरम जरूर खेला होगा। अभी देखो कैरम बोर्ड पे क्या होता है, कैरम बोर्ड पे कुछ कॉइन्स होते हैं और उसमें एक स्ट्राइकर होता है जिससे आप स्ट्राइक करते हैं कॉइन को, और कॉइन को जब स्ट्राइकर हिट करता है तो फोर्स उसके ऊपर लगाता है और फिर कॉइन इधर उधर भटक जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कैरम बोर्ड में एक कॉइन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और आप एक स्ट्राइकर से इसको हिट करते हैं। आप स्ट्राइकर से इसको हिट करते हैं और ये एकदम परपेंडिकुलरली इस सरफेस के ऊपर जाता है, ठीक है। ये आपका कॉइन है, ये कॉइन है कैरम बोर्ड का और ये स्ट्राइकर है, ठीक है। तो स्ट्राइकर जब इस कॉइन को परपेंडिकुलरली हिट करेगा तो ये कॉइन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो ये कॉइन सीधे डायरेक्शन में चला जाएगा। ये आपने देखा हो, जब आप एकदम स्ट्रेट हिट करते हैं तो कॉइन एकदम सीधा जाता है। लेकिन आप यही एग्जांपल ले लीजिए कि अगर ये कॉइन यहां पे नहीं होता, ये कॉइन थोड़ा सा लेफ्ट या राइट वर्ड होता, अगर मैं ये कॉइन यहां पे होता, तो ये फोर्स इस कॉइन को कैसे हिट कर रहा है, ये फोर्स इस कॉइन को टेंजेंशियली हिट कर रहा है, जस्ट स्लाइस कर रहा है। तो क्या कॉइन मूव नहीं होगा? यस, कॉइन अभी भी मूव होगा। अब बताइए कॉइन क्या सीधे ऊपर की तरफ मूव होगा? नहीं, नाउ द कॉइन विल मूव समवेयर हियर,
एक किसी एंगल पे मूव हो जाएगा। अभी कॉइन के मूवमेंट का डायरेक्शन अलग हो गया, मतलब ये फोर्स ने इस डायरेक्शन में भी इंपैक्ट डाला। फोर्स का डायरेक्शन आपने सेम रखा था, फोर्स अगर मैं इसको नॉर्थ बोलूं तो फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में ही जा रहा था, लेकिन उस फोर्स का इंपैक्ट सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देखा वो नॉर्थ डायरेक्शन में तो था ही, और अब हम देख रहे हैं कि नॉर्थ से अब ये वेस्ट की तरफ भी थोड़ा हो जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी हो रहा है। तो फोर्स का इंपैक्ट किसी भी डायरेक्शन में दिख रहा है या हो रहा है, और ये जो इंपैक्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंट। तो इस एग्जाम्पल से हम इस बात को कन्विंस करते हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटी का इंपैक्ट किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है, और उस इंपैक्ट को पता करना कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। नाउ डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे 2 या 3 स्पेशल डायरेक्शंस जिसके लिए हम काफ़ी कंफर्टेबल है उसको जानने के लिए, और वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग रेजोल्यूशन करना, या कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स पता करना। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो एक्स वाई और जी एक्सिस होता है, तीनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आप पता कर सकते हैं। 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस, ठीक है। इनके अलोंग किसी वेक्टर का जब हम लोग कंपोनेंट पता करेंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा एंड ऑल, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपोनेंट सिर्फ 3 एक्सिस के अलोंग होंगे, कंपोनेंट किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे कप ऑफ टी में नहीं है। हम सिर्फ एक्स वाई और जी एक्सिस के अलोंग देखेंगे। इनफैक्ट हमारे सिलेबस के हिसाब से हमको सिर्फ एक्स और वाई में देखना है, और हम ऐसे स्टेट करेंगे कि जी एक्सिस में भी इसी तरीके से होता, ठीक है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं, इस प्रोसेस का मैथमेटिक्स समझते हैं कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें ये एक वेक्टर है, आर वेक्टर है, ये एक आर वेक्टर है जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कहीं तो भी अलाइन हो रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए ओ से पी की तरफ जा रहा है। अब हमको पता करना है कि इस आर वेक्टर का इफेक्ट एक्स और वाई एक्सिस पे कितना होगा और कैसे पता करेंगे। तो ध्यान रखिए, जब आप कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस भी एक्सिस या जिस भी डायरेक्शन में आपको किसी वेक्टर का कंपोनेंट पता करना है, उसके लिए उस वेक्टर के हेड से उस एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द कंपोनेंट इज ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ vector on the given axis, ठीक है। तो ये स्टेप सबसे पहला स्टेप होता है। तो यहाँ पे हेड जो है इस वेक्टर का वो P पॉइंट पे है, तो P पॉइंट से हम जिस एक्सिस पे कंपोनेंट पता करना है वहां पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो P पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है PM, ठीक है। हमको अगर y एक्सिस पे पता करना है तो P से हम y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे PN, ठीक है। तो हमारे पास PM और PN 2 परपेंडिकुलर्स हो गए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको एक चीज मिलती है जिसको आप बोल सकते हैं इंटरसेप्ट्स ऑन x एंड y एक्सिस। ये इंटरसेप्ट O से M तक का जो चीज मिल रहा है उसको हम बोल सकते हैं x इंटरसेप्ट, और O से M तक की चीज जो मिल रही है उसको हम लोग बोल सकते हैं y इंटरसेप्ट। ये जो इंटरसेप्ट है ये बताता है कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो ये OM is the component of this vector along x axis and ON is the component of vector along y axis। तो चूंकि ये दोनों R के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको RX और RY बोल सकते हैं। RX हो गया क्या, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, और RY हो गया क्या, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, ठीक है। इसको जानने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जब हम लोग कंपोनेंट पता करते हैं तो कंपोनेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम इसके ऊपर भी एरो डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने r cos थीटा r sin थीटा क्यों लिखा है वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये जान लीजिए अगर आप इससे कन्विंस हो जाते हैं या नहीं। अगर आप इससे कन्विंस्ड हैं तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ पे क्यों r cos थीटा और r sin थीटा लिखा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो प्रोसेस सीखना है। इतना जान लीजिए कि rx इज ए वेक्टर, ry इज अ वेक्टर, दीज वेक्टर्स आर द कॉम्पोनेंट ऑफ r वेक्टर। अब लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था
जिसका नाम था यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मैंने आपको बताए थे। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका डायरेक्शन गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में होने चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको एक्स वाई और जी एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर बताए थे। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट मतलब स्टैंडर्ड, जिसके रेस्पेक्ट में आप वेक्टर को मेजर करते हैं। तो एक्स एक्सिस का जो वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप बोलते हैं, और जी एक्सिस जेड एक्सिस का जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग के कैप बोलते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को देखो, मैंने यहाँ पे आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखा, और कॉस थीटा क्यों आया वो मैं अगेन आपको मैं बाद में बताऊंगा, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ। बात ये है कि लेफ्ट हैंड साइड एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड पे कोई भी वेक्टर नहीं है, तो उसको वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख देंगे। हमने सीखा है कि किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं। अगर ये ए वेक्टर है तो आप इसका मैग्नीट्यूड और इसके साथ हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। तो देखो, इस ए वेक्टर की जगह आपके पास आर एक्स वेक्टर है, यहाँ ए की जगह आर कॉस थीटा है, और अब आपको यू कैप यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस है तो हम यहाँ पे आई कैप लिख सकते हैं, और लाइकवाइज हम यहाँ पे जे कैप लिख सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा हम आराम से करेंगे, वही हमारा प्रोसेस है। देखते हैं वो आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा कैसे आता है। चलिए, तो हम अब मैथमेटिक्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि जब हमने दो कंपोनेंट तोड़ा तो एक कंपोनेंट हो गया आर एक्स और दूसरा कंपोनेंट हो गया आर वाई। अब चूंकि ये आर एक्स और आर वाई जो है वो आर वेक्टर का ही कंपोनेंट है, मतलब वो उसका टुकड़ा है। अगर वो उसका टुकड़ा है तो अगर हमने उसको जोड़ दिया तो हमें वापस से आर वेक्टर मिल जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस आर एक्स आई कैप एंड आर वाई जे कैप आर द components of R vector, therefore we can write R vector is equal to Rxi plus Ryj। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो सकता है। किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को इस तरीके से लिखा जाता है। अगर इसमें तीसरा कंपोनेंट भी होता z एक्सिस के अलोंग तो हम यहाँ पे आर जेड के कैप भी लिख सकते थे। अभी हमारे पास दो ही वेक्टर हैं। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कैसे आया और आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा कैसे आया। तो हम इसके लिए कंसीडर करते हैं इसमें कोई भी ट्राइंगल। इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इसमें आप कोई भी ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये वाला ट्राइंगल पी एम ओ कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल पी एम ओ, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब देखिए, इस डायग्राम से क्लियर है कि ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर या पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम क्यों बोलेंगे? क्योंकि रेक्टेंगल एक स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम होता है। कौन सा स्पेशल केस? जहां पे सारे एंगल 90 डिग्री के हो। एनीवे, तो ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। हालांकि हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे, स्क्वायर अगर बोलेंगे तो ये और ये दोनों इंटरसेप्ट सेम होने चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है वो सेम ना हो तो रेक्टेंगल समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका लेंथ उतना ही होगा जितना इसका लेंथ होगा। मतलब पी एम शुड बी इक्वल टू एन ओ एंड विच इज इक्वल टू आर वाई, विच इज इक्वल टू आर वाई। तो अगर हम इस ट्राइंगल में हम पता करें कि बताइए कि कॉस थीटा कितना होगा। इस ट्राइंगल में अगर हम लोग कॉस थीटा पता करें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनस। एडजेसेंट किसको बोलते हैं? जिस एक्सिस के साथ थीटा बनता है वो एडजेसेंट होता है, दैट इज ओ एम। तो वी कैन राइट ओवर हियर ओ एम अपॉन hypotenuse. In this triangle hypotenuse is OP, so we will write OP. So this is going to give us cos theta is equal to, how much is OM? OM is nothing but RX. आप बोलेंगे सर यहाँ आपने वेक्टर साइन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम cos थीटा निकाल रहे हैं जो जस्ट एक नंबर होता है, तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, हमको वेक्टर नहीं लेना है। OP क्या है? OP आपका R वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? R हो जाएगा बस। तो इससे अपने को क्या मिल गया? RX इज इक्वल टू
आर एक्स इज इक्वल टू, आई कैन टेक दिस आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा क्यों लिखा है। सो दिस इज हाउ यू गेट आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। दिस इज, लेट अस से, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम यहां पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1, सो दैट वी विल हैव सम स्पेस मोर टू राइट। ऑलराइट, लाइकवाइज अगर हम इसमें साइन थीटा पता करें तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस। अपोजिट इज पी एम, थीटा के अपोजिट पी एम है, एंड हाइपोटेनस अगेन ओ पी है, बट पी एम इज ऑल्सो इक्वल टू एन ओ, पी एम इज ऑल्सो इक्वल टू एन ओ, तो एन ओ अपॉन ओ पी। सो दिस इज साइन थीटा is equal to, how much is NO? NO is RY। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, और ये कितना है? R है। OP is equal to R। So from this we will get RY is equal to R sin theta। ठीक है, तो हमको मिल गया RY is equal to R sin theta, इसलिए मैंने वहां पे पहले से ही लिख दिया था RY is equal to R sin theta। तो आपको ये समझ में आ गया कि X कॉम्पोनेंट और Y कॉम्पोनेंट कैसे हो गया। अब आप इस बात को गांठ बांध के याद रख लीजिए कि जब आपके पास एक वेक्टर दिया गया रहे और उसका दो कंपोनेंट निकालना है, तो वो दो कंपोनेंट आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा हो सकता है ना। जब आप इसको करेंगे, आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इस बात के ऊपर बहुत लोग ज़्यादा इंफोसाइज नहीं करते, लोग इसको याद रख लेते, दो कंपोनेंट जो है एक कॉस हो जाता है और एक साइन हो जाता है। लेकिन बी केयरफुल, कौन सा कंपोनेंट कॉस होगा और कौन सा कंपोनेंट साइन होगा। आप जितने भी टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, हर टेक्स्ट बुक में आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर की जगह ए बी सी डी कोई भी वेक्टर हो सकता है, एक्स कंपोनेंट को कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट को साइन थीटा लोग लिखते हैं। और ध्यान में रखते हैं बच्चे, ये मिस्टेक हमेशा करते हैं कि आप इसी बात को खाली फॉलो करते हैं कि एक्स कंपोनेंट कॉस होना चाहिए, वाई कंपोनेंट साइन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉस और साइन डिसाइड होता है कि वो एंगल आप कहाँ पे मेजर कर रहे हैं या कहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे जो एंगल थीटा में हम कंसीडर कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के साथ कर रहे हैं, इसलिए हमारा एक्स कंपोनेंट कॉस है और उसका अपोजिट कंपोनेंट साइन है। अगर हम इस थीटा को यहाँ नहीं यहाँ कंसीडर करते, क्योंकि ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, अगर हम उस एंगल की बात करते तो उस एंगल के कंपैरिजन में हमारा वाई कंपोनेंट कॉस हो जाता और एक्स कंपोनेंट साइन हो जाता। इस बात को प्लीज़ आप बहुत केयरफुली सुनिए, लेक्चर को रिपीट करके सुनिए और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और इसको इसी ट्रिक के साथ याद रखिए कि अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा, जहां भी थीटा आपने कंसीडर किया है, वो कंपोनेंट कॉस होगा और उसका अपोजिट कंपोनेंट साइन होगा। ऑलवेज रिमेंबर, आर एक्स कॉस हो जरूरी नहीं है, आर एक्स कंपोनेंट कॉस हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये कॉस इसलिए आया क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ थीटा है और अपोजिट साइन हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस के साथ थीटा रहता तो वाई कंपोनेंट आर कॉस थीटा होता और एक्स कंपोनेंट क्या हो जाता? साइन थीटा। तो बेसिकली आप ये समझिए, जो एक्स कंपोनेंट यहाँ पे थीटा, तो थीटा जो है आप इसको बोल सकते हैं दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसको दो बातें हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर हॉरिजॉन्टल या पैरेलल, ये थीटा इसी के साथ है, एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के साथ है तो पैरेलल, और ये जो है आप इसको लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर थीटा यहाँ पे होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये पैरेलल हो जाता। थीटा आप कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? वाई एक्सिस के साथ, तो वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस के साथ क्या होता है? पैरेलल होता है और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप इसको परपेंडिकुलर और पैरेलल के तरीके से भी याद रख सकते हैं। पैरेलल कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन होता है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं तो इस वीडियो लेक्चर को फिर से रिपीट करके देखिए और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ऑलराइट, सो इफ यू आर थरो विद दिस थिंग देन वी कैन गो अहेड। मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन 2 और 3 यहाँ भी लिखा हुआ है, ये अपना इक्वेशन 2 है और 3 है। मैं इसको इरेज करके और भी मैथमेटिक्स बताता हूँ।
कि हम ये देखिए, ये तो वेक्टर रिलेशन हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर रिलेशन हो गया, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर रिलेशन। तो वेक्टर रिलेशन तो है, हम इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म पता करते हैं तो कैसे आएगा। वेक्टर रिलेशन को हम यहाँ कहीं पे लिख के रख लेते हैं। वेक्टर रिलेशन है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई वेक्टर, या आई कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी। चलिए इसको इरेज किया जाए। अब हम देखें कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में उनका रिलेशन क्या होता है। मींस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर एक्स वेक्टर और आर वाई वेक्टर के साथ कैसे जुड़ा हुआ होता है। तो क्विकली हम इस बात को भी कंसीडर कर लेते, देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3, ठीक है। अगर हम लोग एक काम करें, क्या करते हैं कि स्क्वेरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 3, तो हमें क्या मिलेगा। तो इक्वेशन 2 ये है। खाली आपको क्या ध्यान में रखना है, एरो नहीं लिखना है और कैप नहीं लिखना है, सिर्फ आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस। तो आप जब स्क्वायर और ऐड करेंगे ये दोनों इक्वेशन को, तो हम एक बार लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपना इक्वेशन 2 का स्क्वायर हो गया। इक्वेशन 3 का स्क्वायर अगर आप लिखेंगे तो होगा आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और ये जब ऐड करेंगे तो दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप भली भांति अवगत हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जब ऐड करते हैं तो वो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जस्ट आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन हो गया किसी वेक्टर और उनके कंपोनेंट्स के बीच जब मैग्नीट्यूड पता करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, अगर हम ये स्क्वायर को दूसरे साइड में भेजे तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, मतलब दो वेक्टर के बीच का अगर आपको रिलेशन पता करना हो, दो वेक्टर के दो कंपोनेंट्स और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बीच अगर पता करना हो रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन होता है r इज इक्वल टू रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अगर वो a वेक्टर है तो a इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो रिलेशन हो गया जब आपके पास दो कंपोनेंट है। अगर तीसरा कंपोनेंट भी रहता, अगर z कंपोनेंट भी रहता, तो आप बोलते लाइक दिस ओनली, मींस इसी प्रकार से आप कह सकते थे कि अगर आपके पास तीसरा वेक्टर होता तो आप लिखते इफ वी हैव rz ऑल्सो, मतलब z कंपोनेंट का वेक्टर भी है, तो हम इस इक्वेशन को सिंपली क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू रूट ऑफ आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर प्लस आर जी स्क्वेयर। आप उस वेक्टर के भी स्क्वायर को आप वहां पे ऐड करके लिख सकते हैं। मींस जब आपके पास तीन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पता होते हैं तो उन कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, उन कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो मिल जाएगा हमको गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या मिल जाएगा हमको, गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमको रिलेशन मिल जाता है फॉर द रिलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर एंड देयर कंपोनेंट्स, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड के बीच का रिलेशन। आई होप ये क्लियर होगा। मैं 1 मिनट के लिए इसको बोर्ड पे ऐसे ही रखता हूँ, आप इसको रीड कर लीजिए। अगर आपको इस पार्ट को समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। लेक्चर को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आता है, सिंपल अलजेब्रा आता है, तो ये लेक्चर करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हम थीटा एंगल कैसे निकालेंगे। मतलब वो जो वेक्टर है, वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, वो एंगल भी हम पता कर लेते हैं।
तो कल ही मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर 3 में, कि एंगल कैसे निकालते हैं। तो अगेन उसी ट्रायंगल को हम लोग फॉलो करेंगे और एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था टैन निकालना है। क्या निकालना है? टैन। तो अगर हम इसमें टैन थीटा कंसीडर करते हैं तो टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब पी एम अपॉन ओ एम। सो दिस इज पी एम अपॉन ओ एम। तो हमारा पी एम कितना है? पी एम जो है वो एन ओ के बराबर है, मतलब आर वाई के बराबर है, और ये जो है आर एक्स के बराबर है। तो हमें क्या मिल गया? tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स। इसके लिए हमने एक और नाम दिया है, क्या? आर वाई को हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन पैरेलल कंपोनेंट। तो ये एंगल का इक्वेशन हो जाता है। अगर हम tan को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। मतलब अगर आपको दोनों कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड्स मालूम है तो उसका रेशियो निकालिए, tan इनवर्स कर दीजिए, तो उससे आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप 1 मिनट देख लीजिए, फिर इसके ऊपर एक हम लोग छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, सो दैट हमको ये ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑलराइट। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। ये दोनों फॉर्मूले तो हमको याद ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास 2 वेक्टर दिए गए, हमें 2 वेक्टर दिए गए, दोनों वेक्टर को हम ए वेक्टर और बी वेक्टर पहले बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो भी कवर हो जाएगा। हमारे पास 2 वेक्टर हैं। एक वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं वेक्टर ए, जिसकी वैल्यू दी गई है 2i माइनस 3j। इसकी वैल्यू दी गई है 2i माइनस 3j। तो ये क्या है? 2i और j क्या है? i क्या है? x कॉम्पोनेंट, और j कैप क्या है? y कॉम्पोनेंट। मतलब a वेक्टर का ये 2 कॉम्पोनेंट है। आप इसको ax भी बोल सकते हैं और इसको ay भी बोल सकते हैं। ये इसके 2 कॉम्पोनेंट्स हो गए। ऐसे ही हमारे पास दूसरा वेक्टर जो है b वेक्टर जो है वो दिया गया है 6i माइनस 6i प्लस 5j। दिस इज माइनस 6i प्लस 5j। ठीक है, तो ये जो है b का x कंपोनेंट बोल सकते हैं आप इसको, और ये इसको b का y कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो आपको बताना है कि a प्लस बी वेक्टर जो मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। सो फाइंड a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को मॉड में डाल के लिखते हैं, हमने पहले बताया, एंड इट्स डायरेक्शन। तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन आपने देख लिया क्या है। आपके पास a वेक्टर और b वेक्टर दिया गया है, उन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा? एक वेक्टर ही मिलेगा। 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता करना है। चलिए, बहुत सिंपल है। तो हम लोग सबसे पहले पता करते हैं a प्लस बी। पहले हम लोग वेक्टर पता करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड उसके बाद पता कर लेंगे। आई एम सो सॉरी। a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमें क्या मिलेगा? तो देखिए, इनको हम लिख देते हैं। हमारा a वेक्टर क्या है? 2i माइनस 3j प्लस b वेक्टर क्या है? माइनस 6i प्लस 5j। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि आप i और i वाले को एक साथ मैनिपुलेट करेंगे और j वाले को एक साथ। ऑफ कोर्स i और j को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो i का काम i के साथ होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2i है और माइनस प्लस माइनस का साइन होगा, माइनस 6j है। तो हमें a प्लस बी क्या मिलेगा बताइए? 2 और माइनस 6 कितना होगा? माइनस 4i हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे माइनस 3j है और यहाँ पे प्लस 5j है। सो माइनस 3 और प्लस 5 कितना देगा? 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2j।
तो ये जो आपको a प्लस बी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर होगा। मान लीजिए इस वेक्टर को आप c वेक्टर या r वेक्टर बोल दीजिए, इनका रिजल्टेंट है मान लीजिए r वेक्टर। तो r वेक्टर अपने को क्या मिल गया, 4i माइनस 2j। अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी अभी अभी हमने आपको बताया। ये देखिए, ये 4i क्या है, इस r वेक्टर का x कंपोनेंट है, और 2j क्या है, इस r वेक्टर का y कंपोनेंट है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि अगर आपके पास एक वेक्टर है और उसके दो कंपोनेंट्स हैं तो रिलेशन क्या होता है उसके मैग्नीट्यूड का, r(x)² प्लस r(y)²। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ r(x)² प्लस r(y)²। तो rx कितना है, rx कितना है, तो y के साथ जो चीज रहती है वो rx होता है। तो y के साथ क्या है, x कंपोनेंट क्या है, -4। तो -4 का स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस साइन है तो प्लस साइन डाल दीजिए। फिर ry, तो j के साथ क्या है, -2, वो हमारा y कंपोनेंट है, -2 का स्क्वायर। बताइए, ये तो बड़ा सिंपल सा काम हो गया। बताइए, 4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये कितना मिल गया अपने को, रूट ऑफ 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 5, तो 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2√5। मतलब जब हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे और जो हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 2√5। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। इसको समझने में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ हमको क्या पता करना है, उसका डायरेक्शन, मतलब थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी जस्ट इस इक्वेशन को पढ़ने के पहले देखा है। अब हम लोग डायरेक्शन पता कर लेते हैं। तो डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, tan थीटा। एंड लेट अस फाइंड tan थीटा। tan थीटा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पैरेलल कंपोनेंट, मतलब y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो ये क्या होता है, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या है, देखिए इसका y कंपोनेंट है -2, तो ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट कितना है, -4, तो ये हो गया -4। तो tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/4 इज 1/2। सो थीटा कितना मिलेगा आपको, tan इनवर्स 1/2। अब आपको टेबल जो आपने tan थीटा का पता कर रखा होगा, tan थीटा की वैल्यूज कितनी होती है, 0 डिग्री के लिए कितनी होती है, 30 डिग्री के लिए कितनी होती है, 60 और 90 डिग्री। अगर उसमें किसी का भी वैल्यू 1/2 आता है तो आपको थीटा पता है। ठीक है, सो tan में किसी का भी वैल्यू 1/2 स्ट्रेट अवे नहीं आता है, साइन में आता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर ये यहाँ पे साइन रहता तो हम थीटा को 30 डिग्री बोल सकते थे। cos 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन tan में किसी की भी वैल्यू 1/2 नहीं होती है। तो आप इसको डायरेक्टली उन स्टैंडर्ड एंगल्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन लॉग टेबल के हेल्प से आप इसकी वैल्यू जरूर निकाल सकते हो। और अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं है तो आप अपने आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। जब आप एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको लॉग टेबल दिया गया रहेगा और आप लॉग टेबल से इसकी वैल्यू डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो गया। तो इसमें हमने सीखा कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जो वेक्टर आता है उसके कंपोनेंट्स हमने देखे और उनके मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करने हैं वो भी हमने देख लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइंडिंग द कंपोनेंट्स और द रेजोल्यूशन ऑफ ए गिवन वेक्टर इनटू 2 or 3 एक्सेस एंड हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा। अगर आपको इस टॉपिक को समझने में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप एक बार फिर से इसको वीडियो को देखिए। ठीक है, कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालिए। ऑलराइट,
सो विद दैट हम लोग अपनी लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको टाटा बाय बाय बोलूँ, एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, मेरे चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कीजिए। देखिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन जो मज़ा कन्वेंशनल टीचिंग का है, ब्लैक बोर्ड और चॉक, वो मज़ा कहीं पे नहीं। क्लासिक इज़ ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, क्लासिक इज़ ऑलवेज क्लासिक, ठीक है। तो इतना मज़ा आपको कहीं पे नहीं आएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक क्लासरूम में बैठ के कन्वेंशनल टीचर से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये जो एक्सपीरियंस है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो ये एक्सपीरियंस आपको मिलते रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बटन पे जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे, आप नोटिफाई नहीं होंगे कि मैंने अपना अगला लेक्चर डाला है। सो डेफिनेटली ये काम तो सबसे पहले कर देने का, लेक्चर स्टार्ट होने के पहले। और अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग चतुर स्टूडेंट्स तो हैं ही, ठीक है। सो इसके साथ हम लोग अपनी सभा आज यहीं समाप्त करते हैं। आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी लेक्चर 5 में, जहाँ कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाटा एंड बाय बाय।